गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पूर्वांचल प्लेटफॉर्म पे। आज हम लोग दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत खिलजी वंश को प्रारंभ कर रहे हैं और आज हम लोग इसके प्रथम वीडियो में जिसमें खिलजी वंश के संस्थापक के बारे में हम लोग जानेंगे। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, जिनका शासन 1290 से लेकर 1296 ईस्वी के मध्य का था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मध्यकालीन भारत का एक राजवंश खिलजी वंश जो 1290 से लेकर 1320 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत पे शासन करता है, जिसे खलजी वंश के नाम से भी जानते हैं। यह दिल्ली सल्तनत का द्वितीय राजवंश है। प्रथम राजवंश गुलाम वंश, जिसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, प्लेलिस्ट में वीडियो है, उसे जाकर आप लोग देख सकते हैं। पूर्व में खिलजी कबीले अफगानिस्तान के निवासी थे तथा इन कबीलों को खिलजी कहा जाता था, जिनसे खिलजी वंश का नाम पड़ा। मूलतः गुलाम वंश की तरह यह राजवंश भी तुर्किस्तान का था। अब देखिए, हम लोग लास्ट वीडियो में देखे थे कि कैकुबाद के समय में जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की, जो कि एक गैर तुर्की शासक होता है और दिल्ली का सेनापति बनता है, जहां उन्हें तुर्की और गैर तुर्कियों के बीच भेदभाव का भी सामना करना पड़ता है। तो वहां एक गैर तुर्की, यहाँ तुर्किस्तान से इनका संबंध। तो देखिए, हम बताते हैं आपको कि यहाँ पर कुछ इतिहासकारों का अपना अपना मानना है। जैसे बर्नी के मुताबिक खिलजी जो हैं वो गैर तुर्की हैं, लेकिन फ़खरुद्दीन इतिहासकार जो थे उन्होंने बताया था कि तुर्किस्तान में जो तुर्कियों की जो प्रजाति है कुल 64 है और 64 प्रजाति में से एक ये हैं खिलजी, जो कि 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व अफगानिस्तान क्षेत्र में आकर बस जाते हैं। हेललमंद घाटी में खल्ज नामक स्थान पर ये लोग आकर बस जाते हैं। एक लंबे समय तक इस स्थान पर निवास करने के बाद यह खिलजी कहलाए और जब दिल्ली सल्तनत के अंतिम बादशाह शमसुद्दीन किलमर्स की हत्या करके दिल्ली की गद्दी पर बैठते हैं, तो ये खिलजी वंश के नाम से एक नया डायनेस्टी चलाते हैं, जिनके बाद उनके रिश्तेदार 1320 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत पे शासन करते हैं। और ये जो 1290 से लेकर 1320 ईस्वी के मध्य का काल है, जो खिलजी वंश के नाम से जाना जाता है दिल्ली सल्तनत में। इस वंश के मुख्य 3 शासक हुए जलालुद्दीन खिलजी, जिन्होंने 1290 ईस्वी से 1296 ईस्वी के बीच शासन किया। दूसरे हैं अलाउद्दीन खिलजी, जो 1296 से 1316 ईस्वी तक शासन किया। तीसरा है मुबारक शाह खिलजी, जो 1316 से 1320 ईस्वी तक शासन किया। ये अपनी निष्ठाहीनता, निर्दयता और दक्षिण भारत के राज्यों पर अधिकार के लिए जाने जाते हैं। एक पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। दक्षिण भारत में साम्राज्य विस्तार का जो अभियान है सर्वप्रथम खिलजी वंश के काल में प्रारंभ हुआ। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के बारे में कुछ बातें जानते हैं। इन्होंने 1290 से लेकर 1296 ईस्वी के मध्य शासन किया। पिछले स्लाइड में हम लोग देख चुके हैं। और ये जब सुल्तान के रूप में दिल्ली सल्तनत की गद्दी पे बैठते हैं तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के नाम से प्रसिद्ध होते हैं। इनका मूल नाम था मलिक फिरोज और ये खिलजी वंश के प्रथम शासक हुए हैं और ये खिलजी वंश के संस्थापक के रूप में भी जाने जाते हैं। ये गुलाम वंश के अंतिम कमजोर बादशाह शमसुद्दीन किलमर्स की हत्या कर कुलीन गुटों की सहायता से दिल्ली की गद्दी पर बैठते हैं। 1290 ईस्वी में शमसुद्दीन कैमूर्स, जो गुलाम वंश का अंतिम शासक था, उसे मारकर जलालुद्दीन खिलजी वंश की स्थापना करता है। इसे ही खिलजी क्रांति कहते हैं। मूलतः गुलाम वंश के शासकों की हत्या कर खिलजी वंश का दिल्ली सल्तनत के गद्दी पर विराजमान होना ही खिलजी क्रांति कहलाता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि खिलजी क्रांति किसे कहते हैं। और लास्ट वीडियो में हम लोग देख चुके थे कि शमसुद्दीन किलमर्स जो महज 3 वर्ष की अवस्था में दिल्ली की गद्दी पर बैठता है। क्योंकि दिल्ली के सुल्तान उस वक्त के कैकुबाद जो कि बीमार पड़ते हैं और उन्हें लकवा मार जाता है, जिस कारण वो दिल्ली का कार्यकाल संभालने में असमर्थ हो जाते हैं। तो तुर्की सरदारों द्वारा उनके 3 वर्षीय पुत्र को शमसुद्दीन किलमर्स को गद्दी पर बैठाया जाता है, जिसकी हत्या कर जलालुद्दीन फिरोज खिलजी वंश की स्थापना करते हैं। जब यह गुलाम वंश के अंतर्गत जलालुद्दीन खिलजी कैकुबाद के समय कार्यरत होते हैं, वहाँ उन्हें एरीजे मुमालिक के पद पे बिठाया जाता है, जो कि सेनापति का एक पद होता है। और चूँकि ये एक अच्छे शासक थे, इन्होंने मंगोलों को कई एक बार मुंहतोड़ जवाब दिया तथा उन्हें पीछे हटने में मजबूर किया है। इनसे खुश होकर कैकुबाद ने इन्हें शाइस्ता खां की उपाधि दी थी। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि शाइस्ता खां की उपाधि किस शासक ने ग्रहण की थी। तो वो जलालुद्दीन खिलजी हुआ। और किसने दी थी? तो कैकुबाद ने दी थी। जलालुद्दीन खिलजी एक उदार शासक था। जहां हम लोग देखे थे कि बलबन की रक्त लौ की नीति थी, जो तलवार के बल पर शासन करना जानते थे। वहीं खिलजी वंश के प्रारंभिक शासक जो कि काफ़ी उदार थे और जिन्होंने विरोधियों को संतुष्ट करने का प्रयास किया।
जलालुद्दीन फिरोज खिलजी 70 वर्ष की उम्र में 13 जून 1290 को 90 ईस्वी को दिल्ली की गद्दी पर बैठते हैं तथा इनका जो राज्याभिषेक होता है कैकूबाद जो बलबन का पोता होता है उसके द्वारा निर्मित किलखोरी के महल में होता है तथा किलखोरी को ही ये अपनी राजधानी बनाते हैं। देखिए 70 वर्ष की उम्र में बैठने वाले ये दिल्ली सल्तनत के सबसे उम्रदराज शासक होते हैं और ये किलखोरी के महल से अपना शासन करते हैं। इतिहासकारों का मानना है कि उस वक्त दिल्ली का जो क्षेत्र था तुर्कियों का क्षेत्र था, तो कुछ विरोध न हो जाए इस कारण वो किलखोरी से शासन करते हैं। और दूसरा, ये बहुत ही भावुक किस्म के इंसान थे और चूँकि ये कोई राजघराने से बिलोंग नहीं करते थे और इन्होंने बलबन के अंतर्गत शासन किया होता है, काम किया होता है गुलाम वंश में, कैकूबाद के टाइम पे दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत काम किए रहते हैं। तो इनका कहना था कि मुझे अच्छा नहीं लगेगा कि मैं अपने सुल्तान की गद्दी पर ही बैठूं, इस कारण ये किलखोरी से ही अपना कार्यकाल संभालते हैं। लेकिन 10 वर्ष के बाद इन्हें दिल्ली जाना पड़ता है क्योंकि वहाँ सरदारों के लगातार निवेदन के कारण इन्हें दिल्ली 10 वर्ष के बाद जाना पड़ता है दिल्ली सल्तनत का कार्यभार संभालने के लिए। इनकी जो नीति का उद्देश्य था वो जनता को प्रसन्न रखना था और ये दिल्ली सल्तनत के पहले सुल्तान होते हैं जिनका स्पष्ट विचार था। क्या था? प्रजा का समर्थन ही राज्य का आधार है। यहाँ से क्वेश्चन ये बनता है कि दिल्ली सल्तनत के प्रथम सुल्तान कौन थे जिनका स्पष्ट विचार था प्रजा का समर्थन ही राज्य का आधार है? तो आप लोग जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को आंसर लगा कर आइएगा। ये क्वेश्चन कई एक बार पूछा गया है। इनके सैन्य अभियान है रणथंभौर का 1290 ईस्वी के और फिर मंडौरा का अभियान है 1292 ईस्वी का। होता क्या है कि यह रणथंभौर का क्षेत्र उस टाइम विद्रोह करने का क्षेत्र होता है जिसके दमन के लिए जलालुद्दीन फिरोज खिलजी रणथंभौर की ओर निकलते हैं। रास्ते में कई एक मंदिर तोड़े जाते हैं, कई एक दुर्ग पे फतह की जाती है। अंततः वो पहुंचते हैं जून 1290 ईस्वी में रणथंभौर में, जो कि गर्मी का वक्त होता है। उस टाइम ऊंचे ऊंचे दुर्गों को देखकर इनका जो जीत का जो हौसला होता है वो उस टाइम वो ड्रॉप कर देते हैं कि छोड़ो इसे बाद में देखेंगे, और बिना जीते ही सुल्तान दिल्ली वापस लौट आता है। फिर 1292 ईस्वी में पुनः अभियान करते हैं मंडौरा के खिलाफ और उसे दिल्ली सल्तनत में मिला लिया होता है। होता क्या है कि जब गुलाम वंश का शासन होता है, जिस टाइम गुलाम वंश में कमज़ोर शासकों का दौर शुरू होता है, उस वक्त ये मंडौरा का जो क्षेत्र होता है खुद को स्वतंत्र घोषित कर लिया जाता है। लेकिन 1292 ईस्वी में जलालुद्दीन खिलजी के टाइम पे इसे वापस दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत मिला लिया जाता है। इसने अपने विरोधी मलिक छज्जू जो बलबन का भतीजा था जिसने कड़ा में विद्रोह कर दिया था और स्वयं को वहाँ का सुल्तान घोषित कर दिया था। देखिए जो कड़ा मानिकपुर का जो सूबेदार था मलिक छज्जू, उसने 1290 ईस्वी में तो विद्रोह किया था और स्वयं को सुल्तान घोषित कर लिया था और सुल्तान बनने के साथ ही खुद को मुगीसुद्दीन की भी उपाधि धारण कर ली थी। अपने नाम के सिक्के चलवाए थे तथा खुतबा भी पढ़वाया था और इसके विद्रोह में साथ देते हैं अवध के सूबेदार हातिम। ये होता क्या है, ये लोग ये सोचते हैं कि जहाँ इन लोगों ने तलवार के बल पे शासन किया वहाँ एक उदारवादी शासक आकर दिल्ली सल्तनत पे राज कर रहा है, उसे ख़त्म करो और वापस से गुलाम वंश को दिल्ली पर स्थापित कर दो। लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। ये दोनों अपना संयुक्त सेना को बनाते हैं और दिल्ली पर आक्रमण करने बदायूं के रास्ते निकल जाते हैं, जहाँ 2 सुल्तान और आते हैं इनका साथ देने। एक आते हैं मलिक बहादुर और दूसरे आते हैं आलम गाजी। सैन्य शक्ति इनकी बढ़ जाती है। अब ये दिल्ली की ओर बढ़ते हैं। वहीं जलालुद्दीन को इसके बात की खबर लग जाती है। वो अपने ज्येष्ठ पुत्रों को राजधानी का दायित्व सौंप कर खुद ही इसका दमन करने इन दोनों का निकल जाते हैं। और जहां इनका साथ देता है इनका पुत्र अरकली खां। अरकली खां पहले एक सैन्य की टुकड़ी लेके इनसे युद्ध करने निकल जाता है, जहां हातिम ये अवध का सूबेदार हातिम को और मलिक छज्जू को बुरी तरीके से परास्त करता है तथा जंजीर में जकड़ कर जलालुद्दीन के समक्ष लाके पेश कर देता है। अब ये था भावुक शासक। अब ये कहता है कि इन दोनों की स्थिति को देखकर इसे दया आ जाती है। ये कहता है दोनों को आज़ाद कर दो और दोनों को मुल्तान के क्षेत्र में अरकली खां के नेतृत्व में भेज देता है। अब ये तो चले जाते हैं। अब कड़ा मानिकपुर का क्षेत्र खाली हो गया तो उसके गद्दी पर फिर बैठता है अलाउद्दीन खिलजी, जिसे मलिक छज्जू की जगह कड़ा मानिकपुर की सूबेदारी दी जाती है। अलाउद्दीन खिलजी जो होता है जलालुद्दीन का भतीजा होता है, जो बाद में इसका दामाद भी बन जाता है। किनका? जलालुद्दीन खिलजी का। जलालुद्दीन खिलजी ने सीदी मौला ईरान से आए एक फ़कीर थे जो एक विशाल खानाकाह चलाते थे, जिसमें प्रतिदिन हजारों भूखे लोग खाना खाते हैं। इनकी हत्या करवा देता है हाथियों के नीचे कुचलवा कर। देखिए सीदी मौला जो थे ईरान से आए एक संत थे जो शेख
फरीदुद्दीन के अनुयायी होते हैं और ये बलबन के शासनकाल में ही दिल्ली में आकर बस जाते हैं तथा एक विशाल खानाकाह चलाते हैं, जिससे प्रेरित होकर कई एक सुल्तान और सूबेदार इनके अनुयायी बन जाते हैं सीदी मौला के, और बहुत से लोगों का यहाँ आना जाना रहता है। पर एक बार इन पर इल्ज़ाम लगता है कि इनके यहाँ दो ये क्या कहते हैं आप, सरदार आते हैं, और ये सरदार जो दो आते हैं जिनका नाम है हथिया पायक और निरंजन कोतवाल, ये दोनों मिलकर सुल्तान की हत्या की साजिश कर रहे हैं और सीदी मौला को गद्दी पे बैठाना चाहते हैं। और इसी शक में वो जो हथिया पायक और निरंजन कोतवाल था, ये दोनों की हत्या करवा देता है और सीदी मौला को हाथियों के नीचे लाकर कुचलवा देता है। और यही एक थोड़ा सा ये है कि जहाँ ये एक उदारवादी शासक थे, वहाँ इन्होंने एक संत की हत्या करा दी, तो ये एक थोड़ा सा विचित्र इनका स्वभाव लगता है। मंगोल से सुरक्षा के लिए जलालुद्दीन ने सुनाम, दीपालपुर और मुल्तान की सीमा पर अलकली खां को नियुक्त करता है। अलकली खां यही सुल्तान के दूसरे पुत्र होते हैं और इन्हीं के समय में अब्दुल्ला के नेतृत्व में 1292 ईस्वी में मंगोल का आक्रमण दिल्ली सल्तनत पर किया जाता है, लेकिन मंगोल पराजित होते हैं। दोनों के बीच में समझौता होता है तथा अब्दुल्ला कहता है कि वो पुनः दिल्ली पर आक्रमण नहीं करेगा और वापस जाने का योजना बनाता है। यहाँ पर सुल्तान ने अब्दुल्ला को अपना पुत्र भी कहा होता है, पर ऐसा कुछ होता नहीं है। जलालुद्दीन खिलजी के समय ही मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खां के नाती उल्गू खां के नेतृत्व में 4000 सैन्य बल के साथ आक्रमण करता है दिल्ली पर, परंतु बातचीत से दोनों के मध्य शांति समझौता हो जाता है। और होता क्या है यहाँ पर कि उल्गू खां अपने 4000 सैन्य बल के साथ इस्लाम को अपना लेता है। सुल्तान इन लोगों को दिल्ली में रहने की अनुमति दे देता है, ये लोग दिल्ली में बस जाते हैं। वहीं इन लोगों को जगह स्थान दिया जाता है जो मुगलपुर और मंगोलपुर के नाम से प्रसिद्ध होता है। भत्ते दिए जाते हैं तथा इन्हें राजनीतिक में कुछ जगह भी दिया जाता है, काम करने का भी, रोजी रोटी का भी इंतजाम कर दिया जाता है। और ये जो मुसलमान जो होते हैं, जो नए मुसलमान बनते हैं मंगोल, उन्हें नवीन मुसलमान कहा जाता है। जो मंगोल से आकर दिल्ली में इस्लाम को अपनाते हैं उन्हें नवीन मुसलमान कहा जाता है। और कहा जाता है कि सुल्तान ने अपनी पुत्री का विवाह उल्गू खां के साथ कर दिया। अब यहाँ पर ये एक मन में शंका होती होगी कि यहाँ इनके नाम के पीछे खां लगा हुआ है, चंगेज खां, उल्गू खां, जो कि मुस्लिम लोग अपना नाम के पीछे लगाते हैं, तो फिर इन लोगों ने सुल्तान की उपाधि कैसे धारण कर ली। देखिए होता क्या है कि जो मंगोल थे, मंगोल शासक जो होते हैं वो अपने नाम के पीछे उपाधि के रूप में खान को लगाते हैं। ये मुस्लिम होते नहीं हैं, जब तक ये दिल्ली पे आक्रमण करते हैं उसके बाद ये लोग मुस्लिम धर्म को अपनाते हैं। जलालुद्दीन खिलजी साहित्य प्रेमी भी था। इसके दरबार में अमीर खुसरो, कुतुबुद्दीन अलवी, ख्वाजा जमालुद्दीन, साधुद्दीन, मुईद जर्मी जैसे महान व्यक्ति रहते हैं तथा इसके शासनकाल की जो जानकारी है, जो बरनी प्रसिद्ध इतिहासकार थे उनके द्वारा रचित तारीख फिरोज शाही से प्राप्त होती है। जलालुद्दीन के शासनकाल में दक्षिण भारत में 2 सैन्य अभियान होते हैं, एक होता है भीलसा का, दूसरा देवगिरी का। होता क्या है यहाँ पर कि 1292 ईस्वी में मंडोरा पर अधिकार करने के बाद अलाउद्दीन खिलजी, जो जलालुद्दीन खिलजी का भतीजा होता है, उसने सुल्तान से अनुमति प्राप्त की होती है मालवा स्थित भीलसा पर आक्रमण करने का। और ये भीलसा पे आक्रमण करते हैं तथा बहुत सारे धन दौलत प्राप्त करते हैं और वहाँ से ये जो धन प्राप्त होता है उसका एक हिस्सा सुल्तान को देते हैं, बाकी हिस्सा अपने पास रख लेते हैं। यहाँ पर होता क्या है कि मलिक छज्जू जो कड़ा मानिकपुर का सूबेदार था, जिसे सुल्तान ने ये मुल्तान भेज दिया था, वो इसकी महत्वाकांक्षाओं को हिट करता और कहता है कि आप एक विद्रोही और विद्रोही के पास धन की कमी नहीं होनी चाहिए अगर आप सुल्तान बनना चाहते हो। यहीं से इनके मन में धन की लालसा बढ़ जाती है और यह जीत के जो रकम होती है वो सारे अपने पास रख लेता है, सुल्तान को केवल उसका एक हिस्सा ही देता है। और इस बात से सुल्तान जलालुद्दीन ये मतलब बेखबर होता है, इस चीज़ की उसे पता नहीं होती है और वो खुश रहता है कि वो भीलसा पे आक्रमण करके धन दौलत अर्जित करके लाया है। और सुल्तान इसी बात से प्रसन्न होकर उसे कड़ा मानिकपुर का तो सूबेदार बनाया ही था, साथ में उसे अवध क्षेत्र का भी सूबेदार नियुक्त कर दिया होता है। यहीं से उसके मन में सुल्तान बनने की लालसा जाग जाती है। अलाउद्दीन फिर क्या कहता है, अलाउद्दीन सुल्तान से चंदेरी पे आक्रमण करने की अनुमति मांगता है।
उसे अनुमति मिल जाती है और 1296 ईस्वी में 8000 चुनिंदा घुड़सवारों के साथ चंदेरी पर आक्रमण करने के लिए निकलता है, पर वो चंदेरी पर न जाकर देवगिरी पर आक्रमण करने चला जाता है, जहाँ वो देवगिरी के शासक राजा रामचंद्र देव से युद्ध करता तथा उन्हें परास्त करता और ढेर सारा रकम तथा युद्ध में हारने के बाद उनसे सारे टैक्स वसूल कर वो अपने कड़ा मानिकपुर के क्षेत्र की ओर बढ़ता है। लेकिन उस वक्त जो जलालुद्दीन होते हैं वो अहमद चप जो होते हैं अमीर हाजिब के पद पर विराजमान होते हैं, के साथ ग्वालियर पे होते हैं। अहमद चप जो होते हैं उस वक्त सुल्तान से मिलने वाले जितने भी लोग होते हैं उनकी जांच पड़ताल वो करता है तथा दिल्ली दरबार में शिष्टाचार के प्रति भी ये उत्तरदायी रहता है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण पद पे होते हैं तथा ये जलालुद्दीन के संबंधी भी होते हैं और उनके प्रति काफ़ी वफादार भी होते हैं। इन्होंने ये बात बताया सुल्तान को कि अलाउद्दीन जो है चंदेरी न जाकर देवगिरी पर आक्रमण करने चला गया तथा उन्होंने बहुत धन अर्जित किए हैं, जिसका सुल्तान के खाते में कोई रकम जितनी जीती गई है वो रकम सुल्तान के खाते तक नहीं पहुंचती है। पर जलालुद्दीन इस बात को नकार देता है और वो अपने राजधानी दिल्ली लौट जाता है। इधर ये भी कड़ा मानिकपुर अपने क्षेत्र में पहुंच जाता है और वहीं पहुंचकर ये सुल्तान को अलाउद्दीन खिलजी को एक पत्र लिखता है और पत्र लिखता है उसमें वो इससे क्षमा मांगता है कि वो चंदेरी पे आक्रमण करने तो गया था, लेकिन देवगिरी का उसे पता चला कि यहाँ धन्य दौलत बहुत ज़्यादा है, इस चलते वो देवगिरी पे आक्रमण किया। लेकिन वो वादा करता है कि सुल्तान को सारा रकम दे देगा, लेकिन फ़िलहाल वो बहुत डरा हुआ है, सुल्तान को ही आना पड़ेगा कड़ा मानिकपुर, जिससे उसे पता चल जाए कि सुल्तान हमसे गुस्सा नहीं है और अगर ऐसा सुल्तान नहीं करते हैं तो वो या तो आत्महत्या कर लेगा या फिर उनसे बहुत दूर भाग जाएगा, या तो बंगाल भाग जाएगा या फिर कहीं दूर भाग जाएगा। तो सुल्तान ठहरे भावुक आदमी, जलालुद्दीन ठहरे भावुक आदमी, वो अलाउद्दीन के बातों में आ जाते हैं और वो चले जाते हैं कड़ा मानिकपुर जल मार्ग से। वहाँ अलाउद्दीन का एक सैन्य अधिकारी होता आलम बेग, वो जलालुद्दीन से निवेदन करता है कि आप जो जाओगे अलाउद्दीन से मिलने वो अकेले जाना, क्योंकि वो आपकी सेना को देखकर डर जाएगा। ये क्या कहते हैं कि अहमद चप के साथ सेना को स्थल मार्ग से भेज देते हैं और इस बात की खबर अलाउद्दीन को मिल जाती है। अलाउद्दीन क्या करता है कि वो मानिकपुर से निकल के कड़ा धाम चला जाता है, बीच का क्षेत्र गंगा नदी का। अब अलाउद्दीन की सेना आएगी, उसे गंगा नदी पार करने में वक्त लगेगा। ये एक सोची समझी साजिश होती है अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा सुल्तान जलालुद्दीन की हत्या के लिए। अब ये आलम बेग करता क्या है कि जब ये कड़ा मानिकपुर पहुंचते हैं तो ये आलम बेग इनसे इनके हथियार को रखवा देता है कि ये अलाउद्दीन देखकर डर जाएगा, सो आप रख दीजिए, वो बहुत ज़्यादा भयभीत है। और यहाँ क्या करता है कि देवगिरी से लौटने के क्रम पे अलाउद्दीन खिलजी जो होता है वो जलालुद्दीन खिलजी की हत्या की साजिश कर चुका होता है। कैसे कर चुका होता है? वो अपने 2 सैनिकों को रखता है, एक होते हैं मोहम्मद सलीम और दूसरे होते हैं इख्तियारुद्दीन हुद। ये दोनों सुल्तान की हत्या करने के लिए तैनात होते हैं। जैसे ही जलालुद्दीन वहाँ पहुँचता है अलाउद्दीन उनके चरणों पर गिर जाता है, क्षमा याचना करता है। सुल्तान उन्हें क्षमा करता है तथा दिल्ली चलने के लिए बोलता है। वहीं पीछे से ये दोनों आक्रमण कर सुल्तान की जलालुद्दीन की हत्या कर देते हैं। गंगा नदी के तट पर कड़ा धाम नामक स्थान पर, जहां जलालुद्दीन की हत्या अलाउद्दीन के द्वारा कर दी गई। इसके बाद कहा जाता है कि जलालुद्दीन के सर को काट के कड़ा मानिकपुर के क्षेत्र तथा अवध के क्षेत्रों में घुमाया जाता है तथा वहीं पर जलालुद्दीन को सुल्तान घोषित कर दिया जाता है। तो ये था इस वीडियो का एंड। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो में हमने जलालुद्दीन से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट को कवर अप कर चुके हैं। अगर एग्जामिनेशन में इससे कोई क्वेश्चन आता है तो वो आपका इस टॉपिक से बाहर नहीं आएगा। पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। ये हमारा यूट्यूब चैनल है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।